इसका करंट अफेयर, मई 2024 का करंट अफेयर आज से स्टार्ट कर रहे हैं और कल से लेकर नेक्स्ट वीक तक 2 क्लास करंट अफेयर की लगातार चलेगी। 2 क्लास करंट अफेयर की, एक सुबह 9 बजे चला देंगे, एक रात में 9 बजे चला देंगे, ठीक है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक बनाए गए हैं, सीबीआई के संयुक्त निदेशक बनाए गए, नियुक्त हुए। क्या नाम है? अनुराग कुमार, ठीक है। ये नए निदेशक बनाए गए हैं। ये कौन है? आईपीएस हैं, आईपीएस हैं ये, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। सीबीआई में संयुक्त निदेशक बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? कब तक है? तो इनका कार्यकाल है 24 फरवरी 2027 तक के लिए इनको नियुक्ति मिली है। सीबीआई का काम क्या है? आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है ये, है ना। क्या काम करती है? लिख लीजिएगा। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और आपराधिक मामलों की जांच करती है, आपराधिक मामलों की जांच करती है। जांच करने की शक्ति लिखिएगा, इसी में लिखते रहिए। जो कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा शक्ति प्राप्त है। मतलब ये जो जांच करने की शक्ति है सीबीआई के पास, ये मिली हुई है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत, ठीक है ना। जैसे सीपीसीबी के बारे में हमने पढ़ा था, इसको ये वाला काम करने के लिए इससे शक्ति मिली है, ये वाला काम करने के लिए इससे शक्ति मिल गई है, ये वाला, है ना। तो वैसे ही इसको शक्ति मिली जांच करने की इसके द्वारा, ठीक है। किसके तहत काम करती है ये? विभाग कौन सा इसका? विभाग का नाम लिखिएगा, कार्मिक पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग ठीक है ना। इसके तहत, इस विभाग के तहत काम करता भाई। देखिएगा, भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है, नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। ठीक है। स्थापना हुई है 1963 में और हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली। लिखिएगा, संजय शुक्ला, ये कौन है भाई? नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रबंध निदेशक बने हैं। प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो संजय शुक्ला नेशनल हाउसिंग बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं भाई, ये हमें याद रखना है। और एक चीज़ अब इसमें देख लें, एनएचबी है क्या? नेशनल हाउसिंग बैंक है क्या आखिर? इसको एनएचबी भी बोलते हैं। क्या है ये एनएचबी? क्या है भाई? इसके बारे में लिखिएगा, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है।
मतलब AIFI, ठीक है। इसका स्वामित्व देखा जाए, पूर्ण स्वामित्व किसके अंडर में है? भारत सरकार, भारत सरकार या केंद्र सरकार कर सकते हैं। ध्यान रखना, स्थापना कब हुई है? सॉरी, स्थापना हुई है 1988 में। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत, 1987 के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत स्थापना इसकी हुई है 1988 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में भाई, नई दिल्ली में है, लिख लीजिएगा। यह देश में आवास क्षेत्र के लिए शीर्ष वित्तीय संस्था है, जिसका लक्ष्य आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देना तथा ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना, ठीक है। अभी एक नाम आता है, नया नाम है, ये भी अगला टॉपिक आपका लोकेश मुनि चर्चा में रहे। लोकेश मुनि अभी चर्चा में रहे, क्यों रहे चर्चा में? इनको अभी मिला हुआ है गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार। गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार इनको मिला हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति का, ठीक है। गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार मिला हुआ है, इसलिए चर्चा में रहे हैं। कौन है ये? भाई भारत के ही रहने वाले हैं, याद रखना। और ये जैन आध्यात्मिक नेता हैं, ये, इनके बारे में ये भी पता होना चाहिए। पुरस्कार क्यों दिया गया इनको? क्यों दिया गया है? जन कल्याण और मानवता में योगदान देने के लिए इनको पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। लोकेश मुनि है कौन? ये जैन आध्यात्मिक नेता तो है ही हैं, इसके साथ साथ भारत में ही अहिंसा, विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं, भारत में ही, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है भाई। अब बात करें गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार की। ये क्या है? इसके बारे में क्या जानते हैं हम लोग? इसकी स्थापना हुई है 2003 में। 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति का है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका के राष्ट्रपति की, लिख लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की काउंसिल ऑन सर्विस एंड सिविक एंगेजमेंट द्वारा, सिविक लिखे हैं, सिविक है, हाँ, स्थापित, इसी द्वारा इसकी स्थापना की गई है। सबको नहीं मिलता है, पता है कि नहीं आपको? सबको नहीं दिया जाता है। अमेरिका में रहने वाले सभी व्यक्ति को नहीं मिलता है।
सिर्फ उसे मिलता है जो 500 घंटे तक स्वैच्छिक सेवा प्रदान की होगी। ठीक है, किसको दिया जाता है? लिख लीजिए, अमेरिका में 500 घंटे स्वैच्छिक सेवा देने वाले को। ठीक है, देने वाले को प्रदान किया जाता है। विजेता का चयन कौन करता है? अमेरिकॉर्ड्स द्वारा विजेताओं का चयन होता है। अब ये अमेरिकॉर्ड्स क्या है भाई? अमेरिका की ही बात है, तो अमेरिका के सरकार की स्वतंत्र एजेंसी है, ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, ओके। आप लोगों में से किसी को पता है कि एलओसी को कब स्वीकार किया गया था? एलओसी को स्वीकार किया गया था 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था, उसी के तहत एलओसी को एक्सेप्ट किया गया था दोनों पक्षों द्वारा, भारत और पाकिस्तान द्वारा, है ना। और सियाचिन को उस समय अचिन्हित छोड़ दिया गया था। लोंगटे त्योहार, ठीक है, ये त्योहार अरुणाचल प्रदेश का है भाई, अरुणाचल प्रदेश का है। किसके द्वारा मनाया जाता है? नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नीसी जनजाति का सबसे पुराना त्योहार है। कब होता है? इसकी शुरुआत कब होती है? कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु की शुरुआत में। कब? अप्रैल महीना। कितने दिन का त्योहार है? 7 दिन तक मनाया जाता है। 7 दिन का त्योहार है ये, ठीक है, ये जरूर याद रखना। इसे ना रक्तहीन त्योहार भी कहते हैं। रक्तहीन त्योहार भी कहते हैं इसे। क्यों कहा जाता है रक्तहीन त्योहार? क्योंकि इसमें जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। स्टेटमेंट आ जाए, कथन आ जाए। लोंगटे त्योहार अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला लोंगटे त्योहार एक रक्तहीन त्योहार है। कारण दे दिया जाए, इसमें जानवरों की बलि नहीं दी जाती, या फिर किसी भी प्रकार की बलि नहीं दी जाती, है ना, या फिर मानव बलि नहीं दी जाती, या कुछ और बलि बोल दे तो इसमें जानवरों की बलि की बात हो रही है, जानवरों की बलि यहाँ पे नहीं दी जाती है। तो कारण कथन दोनों सही भी रहेंगे, कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ठीक है, और याद रखना अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसके दौरान या जिसके बाद जानवरों की हत्या पर रोक लग जाता है। ठीक है ना, लोंगटे त्योहार के दौरान या लोंगटे त्योहार के बाद अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र त्योहार ऐसा है जिस पर जानवरों की हत्या पर रोक लग जाता है ना। लोंगटे त्योहार के दौरान भी ऐसा होता है, लोंगटे त्योहार के बाद भी ऐसा होता है। अन्य कौन से त्योहार हैं अरुणाचल प्रदेश के? अरुणाचल ना, हाँ, कि अन्य त्योहार कौन कौन से हैं? नाम सुना होगा, लोसर महोत्सव, तोरग्या महोत्सव, साका दावा और दुकपा त्से ये सारे त्योहार भी अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। ठीक है, बात करें नीसी जनजाति की। क्या चीज? दुकपा, साका दावा। नीसी जनजाति कौन भाई? लिख लीजिएगा,
अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है। सबसे बड़ा जातीय समूह है। प्रसिद्धि क्या है इनकी? दृढ़ संकल्प और साहस, ये इनकी प्रसिद्धि रही है। खुद को अबुतानी वंशज के मानते हैं, अबुतानी वंशज, है ना। और तानी समुदाय का हिस्सा, अबुतानी वंशज के खुद को मानते हैं और तानी समुदाय का हिस्सा भी मानते हैं। ये झूम खेती करते हैं, झूम खेती करते भाई, तथा मिट्टी और स्थानीय बेंत, मिट्टी और स्थानीय बेंत, बांस से बने नामलों नामक घर में रहते हैं। ठीक है, बात समझे? हो गया। हो सकता है प्रश्न ये भी पूछा जाए, हाल ही में चर्चा में रहा नामलो शब्द किससे संबंधित है? तो नीसी जनजाति का क्या है? ये आवास है, घर है। ठीक है, नीसी जनजाति अबुतानी वंश से संबंधित है, तानी समुदाय का हिस्सा है, झूम खेती करती है, मिट्टी और स्थानीय बेत तथा बांस से बने नामलो नामक घर में रहती भी है। ठीक है, लोंगटे त्योहार ये लोग मनाते हैं। ओके, राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ आयोजन? आयोजन लिख लीजिए मुंबई, आयोजन लिख लीजिए मुंबई। 8 राज्यों ने भाग लिया इसमें। भाग लिए कौन कौन? 8 राज्य हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। झारखंड फर्स्ट, ऐसे लिख लो, झारखंड फर्स्ट, तमिलनाडु सेकंड और महाराष्ट्र थर्ड। ठीक है, बात समझे? झारखंड पहला, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र। भाग लेने वाले जो बच्चे थे ना, 2 से 5वीं तक के थे इसमें शामिल, 5वीं तक के बच्चे शामिल थे इसमें, शामिल हुए। राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के बारे में लिख लेते हैं। सर ये एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है? आंध्र प्रदेश है। राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप क्या है? लिख लीजिए। अमेरिका की स्पेलिंग बी कंपटीशन की तर्ज पर आधारित भारत की एकमात्र अंग्रेजी प्रतियोगिता। ठीक है, किसके लिए होती है? क्षेत्रीय भाषा के स्कूलों के छात्रों के लिए। विशेषता, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी लिख लीजिए।
उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय भाषा के स्कूल के क्षेत्रीय भाषा के स्कूल के छात्रों को अपनी अंग्रेजी प्रतिभा को अपनी अंग्रेजी प्रतिभा को अपनी अंग्रेजी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित करना या प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना। आयोजनकर्ता कौन है इसका? लीप फॉरवर्ड और मैरिको द्वारा, और प्रतिवर्ष होता, भाई ये भी ध्यान रखना, प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, हो गया। समलैंगिक समुदाय के लिए पैनल। ठीक है, किसने गठन किया इसका? विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया है। ये भैया 6 सदस्यीय है, पहली बात तो ये याद रखना, 6 सदस्यीय है। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? अध्यक्ष कौन होंगे? इस पैनल के अध्यक्ष होंगे कैबिनेट सचिव। अध्यक्ष बनेंगे ये। बाकी सदस्य कौन होंगे? सदस्य में लिख लीजिए गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, कानून और न्याय मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। इनके जो सचिव होंगे वो होंगे सदस्य। अध्यक्ष बनेंगे कैबिनेट सचिव, बाकी जो सदस्य होंगे 5 सदस्य होंगे, फिर गृह मंत्रालय के सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के सचिव, कानून न्याय मंत्रालय के सचिव, महिला बाल विकास मंत्रालय के सचिव, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव इसके सदस्य होंगे। ठीक है ना? अब जाहिर सी बात है समलैंगिक समुदाय के लिए पैनल स्थापित हो रहा है। तो ये समिति क्या सुझाएगी भाई? कौन कौन से उपाय बताएगी? समलैंगिक समुदाय को वस्तु सेवा सामाजिक कल्याण की योजनाएं सुनिश्चित की जाएं, इस बात का उपाय करेंगे ये लोग। ठीक है, बाकी तो वियना अभिसमय का उल्लंघन देखा गया है जल्दी में। ठीक है, कब हुआ था ये वियना अभिसमय? कब हुआ है? 1961। उल्लंघन ये वियना अभिसमय जो है ना, राजनयिक संबंधों पर आधारित है। ठीक है, कैसे उल्लंघन हुआ? इक्वाडोर में स्थित मैक्सिको दूतावास पर इक्वाडोर की छापेमारी, ठीक है, क्यों मारी गई ये छापेमारी? ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, इक्वाडोर के पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज डेविड
ग्लास को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, छापेमारी इसलिए मारी गई है। लिखिएगा, हेडिंग है राजनयिक संबंधों पर वियना वियना अभिसमय 1961। ठीक है, अनुच्छेद 22 के अनुसार, अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, लिखिएगा, दूतावास के प्रमुख की अनुमति के बिना, दूतावास के प्रमुख की अनुमति के बिना दूतावास परिसर में प्रवेश जांच और छानबीन करना वियना अभिसमय का उल्लंघन है ना। और याद रखना है, जिस देश में दूतावास रहेगा उस देश की विशेष वो रहेगी भाई, वही सुरक्षा भी प्रदान करेगा, विशेष दायित्व रहेगा उसी देश का। जो भी साजो सामान होंगे, उनके संपत्ति की तलाशी, अधिग्रहण, कुर्की, दंड से, दूतावास से संबंधित जो कुछ ऐसे मामले होंगे उन सबको कुर्की वारंट से मुक्त रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में ही प्रावधान है। लिखना चाहते लिख लीजिए, दूतावास की सुरक्षा का विशेष दायित्व दूतावास की सुरक्षा का विशेष दायित्व उसी देश का होता है जिस देश में दूतावास है। अगला पॉइंट भी लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट है दूतावास से संबंधित सभी साजो सामान और संपत्ति को तलाशी, अधिग्रहण, कुर्की या दंड से मुक्त रखा गया है, अनुच्छेद 22 के अनुसार। अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान है इसके, अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान है, लिख लीजिएगा ये भी। दूतावास के अभिलेख और दस्तावेज किसी भी समय या जहां कहीं भी हो अनुल्लंघनीय होंगे। 24 में 24 द्वारा। ठीक है, इसका मतलब क्या सर, समझ नहीं मिला। इसका मतलब ये है, जो भी इसके कागज पत्र होंगे ना, इसका कोई ऐसा कागज है जो किसी कानून से संबंधित हो या कुछ और भी मामला हो सकता है, पैसे कौड़ी का भी हो सकता है ना। अनुल्लंघनीय का मतलब है कि उसका उल्लंघन नहीं होगा भाई। ठीक है, लीजिएगा अनुच्छेद 26, आर्टिकल 29 क्या कहता है भाई, 26 क्या कहेगा, दूतावास के राजदूत और सदस्य
दूतावास के राजदूत और सदस्य स्थापित देश में, सदस्य को लिख लीजिएगा, को स्थापित देश में, स्थापित देश का मतलब है जहां पर दूतावास स्थित है, ठीक है। स्थापित देश में आवागमन और यात्रा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, होगा, ठीक है। मतलब आ जा सकते हैं, उनको यात्रा कर सकते हैं, उन पर रोक टोक नहीं है, ठीक है। ट्वेंटी सेवन क्या है, दूतावास से संबंधित कोई भी सामग्री क्या हो सकती है, कुरियर, ब्रैकेट में लिख लो कुरियर, डाक या किसी भी प्रकार का बैग, किसी भी प्रकार के बैग की ना तो तलाशी ली जा सकती है और ना ही उसे दूतावास पहुंचने से रोका जा सकता है। सर लास्ट वाला लाइन रिपीट कर दीजिए। किसी भी प्रकार के, सर यहाँ से छूट गया। दूतावास से संबंधित कोई भी सामग्री, कुरियर, डाक या किसी भी प्रकार का बैग, किसी भी प्रकार के बैग, ठीक है, कि ना तो तलाशी ली जाएगी और ना ही दूतावास पहुंचने से रोका जाएगा, ठीक है। दूतावास पहुंचने से रोका जाएगा, हो गया। जी सर। अनुच्छेद 29 क्या कहता है फिर, आर्टिकल 29 क्या कहेगा, राजनयिक एजेंट किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी, राजनयिक प्रकार के एजेंट किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या हिरासत से मुक्त रहेंगे, ठीक ना। 30 क्या कहता है, 30 भी लिख लीजिएगा। 30 नंबर, अनुच्छेद 30, राजनयिक एजेंट के निजी निवास को दूतावास परिसर के समान सुरक्षा और अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। हो गया। 31 में जैसे कहा जाता है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए जल्दी से, कुछ अपवादों के साथ राजनयिक एजेंट को उस देश के आपराधिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ नागरिक और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से भी छूट प्राप्त होगी, जहां दूतावास होगा, ठीक है।
ओके। जी सर। आगे लिखिएगा अनुच्छेद 37। देखिएगा आर्टिकल 37। किसी राजनयिक एजेंट के परिवार के सदस्य, किसी राजनयिक एजेंट के परिवार के सदस्य और उनके परिवार के दूतावास के प्रशासनिक और उनके परिवार के दूतावास के प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी यदि मेजबान देश के नागरिक नहीं हैं, यदि मेजबान देश के नागरिक नहीं हैं, तो भी उन्हें विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक ना, हो गया। हाँ सर, हो गया। ठीक है। अभी वियना अभिसमय कब हुआ था, ये लिख लेते हैं थोड़ा सा। उन्नीस सौ 61। ठीक है। अभी हम इतनी देर से यही बता रहे हैं कि राजनयिक संबंधों पर 1961 में हस्ताक्षरित रही है ना, 1961 में हस्ताक्षरित है, और यूएन की संधि, या फिर बोलें या संयुक्त राष्ट्र संधि है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संधि है। इतना देर से यही पढ़ रहे हैं ना, क्या हो रहा है इसके माध्यम से? राजनयिक संबंधों पर आधारित है ये संधि। क्या करेगा? राजनयिक संबंध का मतलब भाई मित्रतापूर्ण व्यवहार बना रहेगा देशों के बीच में, है ना। तो देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने, चाहे तो लिख लीजिए, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने और उचित संचार चैनल बनाए रखने के लिए व्यवहार संबंधी कुछ सामान्य सिद्धांत और शर्तें निर्धारित करता है। प्रभावी कब हुआ है ये? 24 अप्रैल 1964 को। सदस्य कितने हैं इसके इस समय? 193 देश पक्षकार हैं इसके। ठीक है, भारत क्या है, शामिल है कि नहीं? शामिल है सर, संस्थापक। ठीक है, भारत भी है। ओके, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं ना, राजनयिक संबंधों से संबंधित कुल 53 अनुच्छेद हैं इसमें, 53 अनुच्छेद हैं इसमें। ठीक है, देख लीजिए। तो सर आर्टिकल 21 में नींद का अधिकार है। नहीं सर, 21 में है। नींद का अधिकार या सोने का अधिकार? अनुच्छेद है 21, है ना। ये चर्चा में रहा है, ये नींद का अधिकार चर्चा में रहा है। ठीक है, क्या हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसमें एक वरिष्ठ नागरिक से पूरी रात ईडी ने पूछताछ की है। वरिष्ठ नागरिक से पूरी रात पूछताछ की गई है ईडी द्वारा। ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा।
जिसकी निंदा की है बॉम्बे उच्च न्यायालय ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ठीक है, और लिख लीजिए। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 64 वर्षीय राम इसरानी, राम इसरानी के साथ की गई, के साथ की गई पूरी रात पूछताछ, पूछताछ की, पूछताछ की मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा निंदा की गई। ठीक है, अनुच्छेद 21 में देखेंगे तो हम एक सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, गरिमा का अधिकार है ना, और जो कि बुनियादी मानवाधिकार है। नींद की कमी किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती है भैया, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है ना, उसकी मानसिक क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल को खराब कर सकती है। भारतीय संविधान में क्या क्या कहा गया है नींद के अधिकार को लेकर? एक तो अनुच्छेद 21 में ही बोला गया है, अनुच्छेद 21 में नींद का अधिकार मौलिक अधिकार है ना। मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति रात में शांतिपूर्ण माहौल में नींद के दूसरों के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। इन सब के अलावा नींद के अधिकार में नींद तो लेना चाहिए। इसमें नींद का जो अधिकार है ना वो एक निहित टाइप में है, मतलब कि ये ऐसे समझा जा सकता है कि भाई नींद का भी अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन जैसे बोला गया है नींद के समय, नींद का समय और नींद के तरीके बताए गए हैं। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आप लोग देखते होंगे, आपसे ये भी बोला जाएगा, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं ना, और ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, टिकट लेके बैठे हैं और बैठे बैठे वहीं फैल गए, खाली सीट पा गए, तो वो वाला अधिकार है क्या? नहीं सर, सार्वजनिक स्थान पे तो नहीं हो सकता। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये दिन में नींद लेना अच्छी बात नहीं है। तो दिन में नहीं सोना भाई, नग्न भी नहीं सोना, नहीं सोना है। नग्न जो रात में नहीं सोएगा सर, तो उनको दिन में तो नींद लेना जरूरी होगा ना सर। अच्छा, नग्न भी नहीं सोया जा सकता, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, नींद के अधिकार को लेकर कई सारे फैसले आए हुए हैं, लिख लो, ऐतिहासिक फैसले। ठीक है, पहले फैसला लिखिए, पहला है खड़ग सिंह वर्सेस या बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। कब आया था ये? 1962 में। क्या मामला था इसमें? लिखिएगा कि मतलब इसमें कहा गया इस वाले मामले में कि किसी भी व्यक्ति के निवास में घुसपैठ करना, मतलब घुसपैठ मतलब चोरी से घुसना, और उसकी नींद या फिर नॉर्मल आराम भी कर रहा उसमें खलल डालना, क्या हो जाएगा?
मूलाधिकार का उल्लंघन है। बात समझे? किसी के निवास में घुसपैठ करना, उसकी नींद या नॉर्मल नींद में खलल डालना, साथ ही साथ उसके दरवाजे पर दस्तक देना। मामला आया था बुरा बाजार, फायर वर्क्स डीलर, फायर वर्क्स डीलर्स बनाम पुलिस आयुक्त व अन्य। ये कब आया? 1997 में, 1997 में। इसमें क्या मामला था, क्या निर्णय आया इसमें, लिख लीजिएगा चाहे तो। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खराब रात्रि माहौल के कारण नींद पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित किया। हो गया। जी सर। सईद मकसूद अली बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2001 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, अरे नॉर्मल लिखिए ना, अनुच्छेद 21 के तहत एक सभ्य वातावरण में रहने और नींद का अधिकार है। नींद लेने का अधिकार लिख लेना, नींद लेने का अधिकार है। ठीक है। और मामला आया हुआ था, लिख लीजिएगा, फोरम पर्यावरण की रोकथाम एवं ध्वनि प्रदूषण ठीक है, बनाम भारत संघ। कब का मामला है? 2005 का मामला है ये। इसमें क्या आया था? ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित मामला है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि शोर जो होते हैं ना, शोर हमारे काम को, आराम को, नींद आने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। जो शोर होता है हमारे बहुत सारे चीजों में बाधा उत्पन्न करता है, जैसे काम में भी, आराम में भी ऐसा होता है। ठीक है, बात समझे? एक मामला आया था रामलीला मैदान। रामलीला मैदान हादसा बनाम गृह सचिव भारत संघ व अन्य। यह आया है 2011 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ था, याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अच्छी नींद जो होती है अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। इसलिए भैया अनुच्छेद जो 21 है वो एक अविभाज्य पहलू है। मतलब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है एक मूल अधिकार के रूप में नींद के अधिकार को प्रदान करता है। ठीक है, बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा।
जंगली कुत्ता। अभी ये जो चर्चा में रहे ना, ये लिख लीजिए चाहे तो, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में एशियाई जंगली कुत्तों के झुंड को पपड़ी युक्त त्वचा संक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और जो पपड़ी युक्त आप लिखे ना अभी त्वचा संक्रमण, उसके नीचे आप ऐसे अंडरलाइन करके लिख सकते हैं खुजली, है ना, खुजली। ढिल्ला तो खुजली का कारण क्या भाई? परजीवी घुन या टिक। ठीक है, इन्हें बोलते हैं ढोल। एशियाई जंगली कुत्ते को क्या बोलते हैं? ढोल। अब इनके झुंड को क्या कहते हैं भाई? झुंड को कहते हैं ढोले। ढोले कहते हैं इनके झुंड को। ठीक है, ये आदमी में भी फैल सकता है ये बीमारी, ये हमें ध्यान रखना भाई। अच्छा, अब ये जो ढोल है, ये क्या है? ये ना कुओन लिख लीजिए तो, कुओन प्रजाति का एकमात्र मौजूदा सदस्य है। सामाजिक जानवर है, ये भी याद रखना, अत्यधिक सामाजिक जानवर है। क्यों सामाजिक क्यों है? क्योंकि भैया झुंड में रहता है ये। ठीक है, झुंड में रहता है। बात समझे? आंख से उतना तेजी से नहीं देख पाते, उतना ज्यादा नहीं देख पाते, लेकिन सूंघते बहुत तेज हैं ये। ठीक है, ये सूंघने की शक्ति से शिकार करते हैं, शिकार का पीछा करते हैं। वैज्ञानिक नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्या नाम है? कुओन अल्पाइनस। कुओन अल्पाइनस। इनके और भी कई सारे नाम हैं। अन्य नाम में देखेंगे ना तो इनको ढोल बोलते हैं, अभी हमने बताया है। एशियाई जंगली कुत्ता, भारतीय जंगली कुत्ता, लाल कुत्ता, जंगली कुत्ता। संरक्षण की बात करें भाई, आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में है? लुप्तप्राय में है। साइट्स में क्या है? साइट्स CITES परिशिष्ट 2 में है, परिशिष्ट 2 में है। हाँ, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी उसमें है? अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में है। पूरे भारत में पाया जाता है भाई, याद रखना है। ठीक है, ओके, ये पूरे भारत में पाया जाता है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, इस गांव कहाँ पर है ये? मुदुमलाई जो है ना, लिख लीजिए अर्थ क्या है मुदुमलाई का।
अर्थ है प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला, इसका अर्थ है। ठीक है। आप लोगों को पता हो, ये भी होना चाहिए, ये आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। ओके। वैसे देखा जाए क्या ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? वैसे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ देखने को मिलेगा? नीलगिरी जिला में, नीलगिरी जिला। लेकिन लेकिन लिखिएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन, है ना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के ट्राई जंक्शन पर है। हो गया? जी सर। ठीक है, जी सर। ठीक है। पश्चिम में लिखिएगा, पश्चिम में क्या है? पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ेगा? केरल। केरल में। और उत्तर में, उत्तर में है बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक। टाइगर रिजर्व, कर्नाटक। ठीक ना? इन दोनों के साथ ये सीमा साझा करता है, ये बात हमें याद रखनी है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में नीलगिरी डिवीजन, लिख लीजिए, दक्षिण पूर्व में नीलगिरी डिवीजन और दक्षिण पश्चिम में गुडलूर, गुडलूर, गुडलूर वन डिवीजन मिलकर मिलकर क्या करते हैं? बाघ और एशियाई हाथी का संरक्षण करते हैं। ठीक है, और संरक्षण करते हैं सर। यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति और जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? मुदमुलाई टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, एमटीआर की हम बात कर रहे हैं। एमटीआर के बारे में हमने क्या देखा था भाई? मुदमुलाई का मतलब होता है प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला, ये हमने आपको पहले भी बता रखा है ना। और ये पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था, तब इसका भी निर्माण हो गया था। 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के साथ का ही ये हिस्सा है, आपको ये पता है। और नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इसको 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, ये 3 राज्यों के किस पे है? ट्राई जंक्शन पर है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, कर्नाटक और केरल है। हमको ये भी पता होना चाहिए, है ना। लंबा चौड़ा एरिया है। इसके पश्चिम में देखेंगे वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है केरल का, और उत्तर में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, और दक्षिण तथा पूर्व में देखेंगे नीलगिरी डिवीजन है, दक्षिण पश्चिम में देखेंगे गुडलूर वन डिवीजन मिलेंगे। इन सब में आपको बाघ, एशियाई हाथी जैसे जीवों को मुख्य रूप से संरक्षित किया गया है। ठीक है ना। प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर एक घास पाई जाती है, और उस घास का नाम है हाथी घास। हाथी घास पाई जाती है यहाँ पे, ये एक लंबी घास होती है। ठीक है, यहाँ पे बांस भी कहाँ पाई जाती है सर? एमटीआर में, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, हाथी घास मिलती है, बांस मिलते हैं, और यहाँ पे सागौन, रोजवुड भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं वनस्पतियों के रूप में। कई सारे जीव मिलते हैं। जीवों की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बाघ,
बाघ के साथ साथ आपको हाथी भी मिल जाएगा, भारतीय गौर भी मिल जाएगा, भारतीय गौर जिसको हम बाइसन बोलते हैं ध्यान रखना, है ना। पैंथर मिलेगा यहाँ पे, पैंथर, सांभर, चित्तीदार हिरण भी देखने को मिल जाएगा आपको, चित्तीदार हिरण देखने को मिल जाएगा, ठीक है। माउस डियर भी मिल जाएगा यहाँ पे, माउस डियर भी मिल जाएगा, भौंकने वाला डियर, भौंकने वाला हिरन भी यहाँ पे मिल जाएगा, ये भी याद रखना, बार्किंग डियर बोलते हैं इनको, भौंकने वाला हिरन, इनको बार्किंग, इस पे प्रश्न पूछा भी जा चुका है, बार्किंग डियर बोलते हैं इसको, ये भी याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे लंगूर, लंगूर, मालाबार, मालाबार विशाल गिलहरी भी पाई जाएगी यहाँ पे, विशाल गिलहरी भी पाई जाती है, ठीक है। जंगली कुत्ता मिलवे करेगा यहाँ पे, वो तो क्यों नहीं मिलेगा भाई, उसी के लिए बात चल रही है अभी, जंगली कुत्ता भी मिलेगा। मंगूज भी यहाँ पे पाए जाते हैं, मंगूज, इन्हीं को मैंगोज भी कहते हैं, मैंगोज नाम ये भी याद रखना। और यहाँ पे जंगली बिल्ली भी देखने को मिलती है, ठीक है। जंगली बिल्ली आप पटना टाइगर रिजर्व, पटना में आप घूमे, पटना जू में, आप लोग अगर घूमे ना पटना जू में, तो आपको जंगली बिल्ली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, काला वाला तेंदुआ भी मिल जाएगा आपको, ब्लैक पैंथर, जंगली कुत्ता भी मिल जाएगा, है ना, लोमड़ी भी मिल जाएगी, लोमड़ी और लकड़बग्घा भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे, अच्छा खासा है। अगर आप पटना में है ना, तो आप कभी कम से कम कभी ऐसा मौका निकालिए कि इसको देख लीजिए घूम के, क्या क्या चीज़ें हैं, और जो जो चीज़ें यहाँ पे पाई जा रही हैं उन सब के पूरा बोर्ड लगा हुआ है, उसमें क्या क्या इनकी विशेषता है, कहाँ पे विशेष रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। इनको कब यहाँ संरक्षित किया गया, क्यों संरक्षित किया गया, सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, बात समझे। सर जंगली कुत्ता के बाद क्या लिखे हैं? मंगूज, 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 मंगूज या मैंगोज जंगली बिल्ली भी है। यहाँ पे जीव पक्षी भी पाए जाते हैं, पक्षी कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पे भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 8% प्रजातियां आपको मुडुमलाई में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, मालाबार, ग्रे हार्नबिल, मालाबार ग्रे हार्नबिल, मालाबार पाइड हार्नबिल, है ना, मालाबार लाफिंग थ्रस, है ना, फ्रॉग माउथ। इनके अलावा यहाँ पे कठफोड़वा भी देखने को मिलेंगे, कठफोड़वा, ठीक है, कठफोड़वा भी देखने को मिल जाएंगे, है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे पाया जाता है एक हार्नबिल, हार्नबिल एक पक्षी है, यहाँ पे पाया जाने वाला जो हार्नबिल है वो बीजों के प्रकीर्णन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बीजों को विकसित करने में मदद करता होगा। हाँ। इसके अलावा आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे पाया जाता है मालाबार, मालाबार व्हिस्लिंग, व्हिस्लिंग थ्रस, मालाबार व्हिस्लिंग थ्रस, मोर भी पाया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जंगल फाउल, जंगल फाउल, ठीक है। हाँ, मालाबार इनके नाम पे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये मालाबार क्षेत्र में ही ये लगभग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए इनके पीछे मालाबार लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो मालाबार ग्रे हार्नबिल है, मालाबार पाइड हार्नबिल है और मालाबार लाफिंग थ्रस है, मालाबार लाफिंग थ्रस, फ्रॉग माउथ, ये सब क्या है आपके पक्षी की प्रजातियां हैं। ये आप फ्रॉग माउथ जानते हैं, फ्रॉग माउथ देखा है आप लोगों ने, ये याद रखना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। अभी 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 साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसी को मिला है, नाम क्या है उनका? अवंतिका वंदनपू, ठीक है, अवंतिका वंदनपू को मिला हुआ है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है ये, किसके द्वारा दिया गया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है। ये कौन है?
भारतीय अमेरिकी हैं, ये भी याद रखना, भारतीय अमेरिकी हैं ये अभिनेत्री, ठीक है, भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं। ये हैदराबाद से संबंधित है, इनका घर वर हैदराबाद में है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद में इनका घर है। अब इस पुरस्कार की अगर हम बात करें, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। ये सम्मान क्यों दिया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन जगत में, अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धि के लिए, विशेष उपलब्धि के लिए, ठीक है, विशेष उपलब्धि के लिए उन्हीं को दिया जाता है। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? अमेरिका का भी विश्वविद्यालय। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में है, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स शहर के कैम्ब्रिज जैसी कोई जगह मोहल्ला टाइप का होगा, वहीं पे ये है, और निजी विश्वविद्यालय है, ठीक है। हार्वर्ड ये टॉप पे जाता है सर, ये विश्वविद्यालय है, हर साल जब रैंकिंग जारी होती है ना सर, ये टॉप पे ही रहता है। ये 1636 में स्थापित हुआ है, ये भी बात याद रखिए, 1636 में इसकी स्थापना हुई है, और नाम जो रखा गया है जॉन हार्वर्ड के नाम पर रखा गया, जॉन हार्वर्ड के नाम पर रखा गया। ये और भी एक पुरस्कार देता है। अन्य कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है ये? अन्य पुरस्कार का नाम है इसके जॉर्ज लेडली पुरस्कार, ठीक है, जॉर्ज लेडली पुरस्कार इसका नाम है। अभी हाल फिलहाल में हाँ, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा की सूची निकाली गई है। हवाई अड्डे की सूची निकाली गई है, किसने निकाला है? लिख लीजिए तो, ACI, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड, ACI वर्ल्ड एयरपोर्ट काउंसिल क से कबूतर, काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा 2023 की सूची है भाई, ये आपको याद रखना है। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? सबसे व्यस्त कौन सा है? तो अटलांटा, पिछले बार भी यही था। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, कहाँ पे है? अमेरिका में है, अमेरिका, यस सर। अमेरिका का है, ठीक है। 10 सबसे अधिक, याद रखना, 10 सबसे अधिक व्यस्त, सबसे व्यस्त अड्डों में से 5 अमेरिका के ही हैं, 5 अमेरिका के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका कौन सा रैंक है? 10वां स्थान है। IGI का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका रैंक है 10वां, ठीक है। अब देखिए अटलांटा जो है, अटलांटा 2019 में भी, 2022 में भी और 2023 में भी प्रथम है। लगातार 3 बार से ये पहले स्थान पर है, ठीक है। एक दुबई का है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, UAE में है ना, इसको DXB बोलते हैं। ये 2023 में, ऐसे ना हो तो आप लोग लिख लीजिए 2022, 2019, 2023 में ये दूसरे नंबर पे है, 22 में 5वें नंबर पे था, 19 में 4थे नंबर पे था, ठीक है। मतलब सुधार किया इसने भी अपनी रैंक में। इसके बाद नाम आता है डलास, या फिर बोलेंगे फोर्ट वर्थ। ये कहाँ पे है? ये भी USA में है ना। जी सर। 2023 में ये तीसरा नंबर पे था, 22 में दूसरे पर था और 19 में ये 10वें नंबर पे था, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा। इसने भी क्या किया?
सुधार किया, लेकिन लगातार इसने सुधार नहीं किए हैं, क्योंकि 19 के बाद 22 में इसने अच्छा खासा सुधार किया, अच्छी खासी छलांग मारी थी, लेकिन 23 में आकर फिर से ये एक पायदान नीचे चला गया है। ये बात हमको याद रखनी, इस तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अगला नंबर आता है लंदन का। लंदन का अपना यूके में है, यूके उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं, अपने यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। LHR, इसको LHR, ये अभी जो है ये चौथी रैंक पे है। वैसे 22 में 8वां था, और आप देखेंगे 2019 में 7वें नंबर पे था। 19 से 22 तक लगातार इसने सुधार नहीं किए हैं, याद रखना है, लंदन वाले की बात कर रहे हैं हम। 19 में, जहां 2019 में ये 7वें रैंक पर था, एक पायदान फिसल गया, 2022 में आके 8वें पहुंच गया, लेकिन फिर से छलांग लगाई इसने, 4 पायदान ऊपर भागा और ये चौथे नंबर पे आ गया, ठीक है। लंदन हो गया। इसके बाद नाम आता है टोक्यो का। टोक्यो कहाँ पे है? जापान, HND। टोक्यो का कौन सा रैंक है? 23 में 5वीं रैंक पे है, ये पता हो गया। 22 में 16वीं रैंक पर था भाई। 19 में फिर से 5वीं रैंक पर ही था, है ना। 19 के बाद 22 में लंबी छलांग इसने मारी, सॉरी, बहुत लंबा नीचे खिस गया और ये बहुत नीचे भाग गया था, लेकिन फिर से 2023 में इसने क्या किया, एक लंबी छलांग लगाई और 5वीं रैंक प्राप्त कर ली। इसके अलावा फिर आता है डेनवर, सॉरी क्या है, डेनवर, ये कहाँ पे है? USA में है ना। इसको DEN बोलते हैं। इसकी रैंक क्या है? 6वीं है 2023 में, ठीक है। इतना सब क्यों लिख रहे हैं? 6वीं रैंक है। 2022 में इसको मिला था 3रा रैंक, ये फिर से नीचे की तरफ भाग गया। 2019 में इसने 16वीं रैंक प्राप्त की थी। 22 में इसने लंबी छलांग मारी थी, लेकिन 23 में आकर फिर से ये नीचे भाग गया। अगला रैंक आता है इस्तांबुल। इस्तांबुल, तुर्की। इसका क्या रैंक होगा? 7वां रैंक भैया। 23 में भी है, 22 में भी 7वां रैंक था, और 19 में 28वीं रैंक थी। अभी अंदाजा मारना है ऐसे ही, ध्यान से थोड़ा। अब आएगा लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कहाँ पे है? USA में अपने। 8वीं रैंक है। 6वीं रैंक 22 में, और 19 में इसको 3री रैंक हासिल हुई थी। ये लगातार गिरा है, रैंक में लगातार गिरता चला गया, ये ध्यान रखना इसे। 19 से लगातार ये नीचे ही हो रहा है, लॉस एंजल्स। उसके बाद आएगा अपना शिकागो। शिकागो कहाँ है? ये भी USA में है, ORD। इस बार 9वीं रैंक है इसकी। 22 में 4थी थी, और 19 में 6वीं रैंक था इसका, ठीक है, ध्यान रहे। लास्ट में आता है अपना IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस बार ये 10वीं रैंक पर है। वैसे ये 22 में 9वें स्थान पर था, लेकिन 2019 में इसको 17वीं रैंक हासिल हुई थी। लगभग बोला जा सकता है कि इसने भी सुधार ही किया है, लेकिन सबसे तेजी से किसने सुधार किया? देखो, गिनती कर लो। 28 से सीधे भाग गया 7 पे। 2019 से 2022 के बीच में सबसे अधिक सुधार किसने किया है? तो आपको याद होना चाहिए, आपका नाम, इसका नाम क्या है? इस्तांबुल, है ना। इस्तांबुल है ना, सबसे अच्छा खासा सुधार किया। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये वाला हो सकता है डलास हो सकता है ना। डलास ने भी सुधार किए हैं, 10वें से दूसरे नंबर पे आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें, इससे भी ज़्यादा अच्छा सुधार किया है इसने। 19 से 22 के बीच में टोक्यो ने सुधार किया है। नहीं, क्या नाम इसका? ये वाला डेनवर ने। डेनवर, ठीक है ना। तो सबसे अधिक सुधार किया है इस्तांबुल। दूसरे नंबर पे आ जाएगा अपना क्या नाम? डेनवर। और तीसरे नंबर पे चला जाएगा अपना क्या नाम इसका? 10 जो डलास है। और उसके बाद तो कई सारे है ही हैं। फिलहाल अपना इंडिया वाला IGI जो है, ये भी अपने आप में रहेगा, ठीक है। लेकिन 2019 से 2023 तक लगातार पहली रैंक किसको प्राप्त हुई है? अटलांटा को। ओके, चलिए, ये हो गया। बात करेंगे हम अहमद अब्दुल्ला। कौन है ये? ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं।
कुवैत के प्रधानमंत्री बन गए। इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ठीक है, इनके बारे में ये चीज़ याद रखना। कुवैत की बात करें हम, कुवैत अपना भाई, कुवैत कहाँ पे है? अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। इसकी सीमा किससे किससे मिलती है? तो लिख लीजिए, कुवैत की सीमा मिलती है इराक, सऊदी अरब। ठीक है भाई। यस सर। यस हाँ, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लेंगे हम लोग। जानते हैं इराक में एक जगह है, इसका नाम है वादी एल बतीन। ठीक है, लेकिन कुवैत, सऊदी अरब और इराक में एक जगह है जिसका नाम है अल डिबडिबाह। आपको मिलेगा इराक, सऊदी अरब और कुवैत में। क्रम देखेंगे तो इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ये इसका क्रम आ जाएगा। ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो कुवैत की खाड़ी ऐसे घुसी सी पड़ी है इसमें, और यहाँ पे एक पर्सियन गल्फ कहाँ है? ये पर्सियन गल्फ के पश्चिम में है। पर्सियन गल्फ के पश्चिम में आपको कुवैत देखने को मिल जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना। तो कुवैत के पूरब में पड़ जाएगा पर्सियन गल्फ। ओके, ठीक भाई। इसके अलावा एक चीज और देखेंगे, अब्दुल्लाह चैनल, ये कहाँ पे पड़ेगा भाई? इसको हम देखेंगे ना तो ये पड़ेगा आपको इराक और कुवैत के बीच। बात समझे? इराक और कुवैत के बीच में ये पड़ेगा अब्दुल्लाह चैनल। ठीक है, ये भी आपको पता हो गया है ना। कुवैती दिनार। और याद रखना, हिंद महासागर, अरब सागर, पर्सियन गल्फ, अब्दुल्लाह चैनल और वादी अल बतीन, ये इसकी सीमा के निर्धारण है। साथ ही साथ आपके इराक और सऊदी अरब भी इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। और अल डिबडिबाह एक क्षेत्र है जो इराक, कुवैत और सऊदी अरब में देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे एक नाम और आता है, लिख लीजिए, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। इनका नाम क्यों आया चर्चा में भाई? IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक बनी है, ये नियुक्त की गई है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ, प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। और इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए है। कार्यकाल ये भी याद रखना है, 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल है, ये पता होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना 2019 से प्रबंध निदेशक हैं ये, इसमें प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रही हैं। इनको मतदान के माध्यम से इनको प्रबंध निदेशक फिर से बना दिया गया। IMF की नहीं पहले कभी करंट अफेयर में? नहीं सर। IMF के बारे में भी पढ़ लो, फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष लिख लो। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में
के महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में 1944 में इसकी स्थापना हुई? 44 हाँ 44। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, सदस्य कितने इसके? 190। ठीक है, और भारत कब सदस्य बना है? 27 दिसंबर 1945 को सदस्य बना। ठीक है, हाँ। इसका काम क्या है? कार्य क्या है भाई? सर वित्तीय सहायता देता है सभी देश को। वैश्विक मौद्रिक सहयोग प्रदान करना, सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है आईएमएफ द्वारा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा सहयोग द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? एक रिपोर्ट है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये जारी किया जाता है इसके द्वारा। दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, है ना। ये दो रिपोर्ट जारी की जाती है भाई आईएमएफ के द्वारा। ठीक है, अभी नाइजीरिया चर्चा में रहा जल्दी में। नाइजीरिया चर्चा में क्यों रहा? नाइजीरिया क्यों चर्चा में रहा है? लिख लीजिए, मेनिनजाइटिस के लिए 5-in-1 टीका, 5-in-1 टीका नाम क्या है? इसका नाम लिख लीजिए MEN 5CV। ठीक है, लगाने वाला पहला देश बन गया, पहला देश बना। इसने ही इस टीके को विकसित भी किया था, याद रखना, नाइजीरिया द्वारा ही इस टीके को विकसित किया गया था। ओके, इस टीके को अनुशंसित किसने किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, लिख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस टीके को अनुशंसित किया गया। ठीक है, अनुशंसित मतलब क्या? अनुशंसित मतलब उन्होंने देखभाल लिया, सब ठीक है भैया, हाँ ठीक है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, परमिशन मिल गया। ठीक है, ठीक है। जी सर। ये जो टीका है क्या करेगा? मेनिंगोकोकस, मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 उपभेद से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, सुरक्षा करता है। अब ये क्या है? मेनिंगोकोकस क्या है? बैक्टीरिया, ये मेनिनजाइटिस का कारण है। इसी के कारण मेनिनजाइटिस रोग होता है, मेनिनजाइटिस का कारण है। ठीक है, नाइजीरिया भैया पहला देश बन चुका है इस टीके को के विकास के लिए। ओके, तो इससे रोग हो रहा होगा तब तो टीका का विकास किया है। हाँ, अब एक चीज ये भी याद रखना है कि इससे पहले 1 से 4 उपभेदों को लक्षित करने में सक्षम रहे हैं विश्व। ठीक है, जो पहले जो टीके बनाए गए थे मेनिनजाइटिस के, वो 1 से 4 उपभेदों को क्या कर सकते थे? लक्षित कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, एक गुण है कि 5 उपभेदों को से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ठीक है,
मेनिनजाइटिस क्या होता है? मेनिनजाइटिस क्या होता है भाई? संक्रमण है, ये ध्यान रखना, संक्रमण है, लिख लीजिए। तो संक्रमण है जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली, रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। हो गया? लिख लिए? जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। हो गया? जी सर। ये जो झिल्ली है ना, इसको क्या बोलते हैं? झिल्ली को बोलते हैं मेनिनजेस। मेनिनजेस भी बोलते हैं। झिल्ली के नीचे ऐसे अंडरलाइन करके ऐसे लिख के ऐसे मेनिनजेस लिख लो, ठीक है? ये किसके कारण होता है? सिर्फ बैक्टीरिया के कारण ही नहीं होता है। कारण क्या होता है इसका? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी, ठीक है? इसके कारण कारक होते हैं ये, इन्हीं की वजह से ये सब होता है। सबसे खतरनाक कौन सा होता है? सबसे खतरनाक कौन सा होता है? लिख लीजिएगा, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस सबसे खतरनाक होता है। लेकिन इसका उपाय भी खोज लिया गया है, ठीक है? इसका उपाय भी खोजा गया है। और भारत की बात कर लें तो भारत में क्या उपलब्ध है? कौन सा टीका उका है यहाँ पे? तो लिख लीजिए, भारत में मेनिंगो कोकल ACWY वैक्सीन, भारत की वैक्सीन है ये, मेनिंगो कोकल ACWY वैक्सीन, ठीक है ना? किसी रोग से संबंधित वैक्सीन है भारत में। ठीक है? और इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हैं हम ऐसे करके, 4 उपभेदों से बचाता है ये, उपभेदों से रक्षा करता है, ठीक है? हो गया? सर कौन कौन से बता दीजिए। अब देखिए नाइजीरिया कहाँ पे है अपना। नाइजीरिया के बारे में बात करेंगे, सर आ रही है। ठीक है? नाइजीरिया भाई देखिए, पश्चिम अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है ये, ठीक है? इसके अगर हम राजधानी देखेंगे तो राजधानी क्या है इसकी? अबुजा। अबुजा इसकी राजधानी है, ठीक है? अबुजा इसकी राजधानी है। और इसके जो सीमावर्ती देश हैं, सीमा किसके किसके साथ साझा कर रहा है? देखो सबसे पहले तो नाम लिख लो, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, इसका नाम भी लिख लो पहले ही, ठीक है? इसके अलावा नाइजर, नाइजर, चाड, कैमरून, बेनिन, इनसे ये अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है? ओके, ठीक है भाई। यहां की मुद्रा कौन सी है? मुद्रा कौन सी है इसकी? नायरा। अच्छा, हमने एक आप लोगों को लिखवाया था जो अपने चित्रकूट में बनाया गया है, ग्लास स्काई वॉक, है ना? यस सर। हाँ। उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। भारत में और भी ग्लास स्काई वॉक हैं, बात समझे ना? बिहार में देखिए। देखो कहाँ कहाँ है। हाँ, धनुष जैसा, ऐसे ही एक ऐसे पॉइंट बना के लिख लो, नोट करके लिख लो चाहे तो, अन्य सॉरी ग्लास स्काई वॉक। देखो पहला कहाँ है? पहला तो आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएगा, सिक्किम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? पहला आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप कहाँ देख सकते हैं? बिहार के राजगीर में भी। बिहार में कहाँ? राजगीर में। इसके अलावा
एक और देख लेंगे केरल में। केरल में कहाँ? वायनाड में। तो ग्लास स्काई वॉक आपको इन सब जगहों पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सर यूपी में कहाँ बोले थे? यूपी में चित्रकूट में है। चित्रकूट यूपी में है। ठीक है।